हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का ये एक्ट है। क्या करता है, डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। आपको पता होगा पार्टनरशिप पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता था। तो ये जो ये न्यू एक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट की कुछ चीज़ें जो है अमेंड करेगा और नीचे नई चीज़ें हैं उनको डिफाइन करेगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से नई चीज़ें भी डिफाइन हुई और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अमेंड हुआ। इसीलिए लिखा गया है कि एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप अप्लाई पूरे इंडिया पे होता है। जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 अक्टूबर 1932, लेकिन सेक्शन 69 जो है ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये 1 अक्टूबर 1933 से एनफोर्स होगा। सेक्शन 69 हमें इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है जो हम आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। पहली है कि एक्ट ऑफ फर्म। एक्ट ऑफ फर्म का मतलब ये है कि कोई एक्ट और ओमिशन जो कि पार्टनर्स की तरफ से होता है, लेकिन उससे विच गिव्स राइज, उससे क्या होता है, राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म हो जाता है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स जो है वो एक्ट करेंगे या ओमिशन करेंगे लेकिन बाइंड होगी फर्म। एक्ट और ओमिशन तो पार्टनर्स का था लेकिन इसको एक्ट ऑफ द फर्म माना जाएगा। उसके बाद बिजनेस, इसका मतलब कोई भी ट्रेड हो, ऑक्यूपेशन हो या प्रोफेशन हो। प्रिस्क्राइब्ड, इसमें कुछ खास है नहीं, इसका मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट। थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी हम फर्म को मानते हैं, सेकंड पार्टी हम पार्टनर्स को मानते हैं। इसके अलावा ये पार्टनर्स जिन लोगों के साथ डील करें जो फर्म के मेंबर्स या पार्टनर्स ना हो उनको हम थर्ड पार्टी बुलाएंगे। ये हाईलाइट किया है, एनी पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। उसके बाद लिखा है एक्सप्रेशंस नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल हैव द मीनिंग्स असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट। अगर कुछ चीज़ें इस एक्ट में लिखी गई हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया है तो हम कहाँ रेफर करेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करेंगे उनका मतलब देखने के लिए। सेक्शन 3 हमें बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस रिपील नहीं हुए हैं वो अभी भी पार्टनरशिप पे अप्लाई करेंगे। सेक्शन 4 कुछ चीज़ें डिफाइन करता है यहाँ पर, जैसे कि पार्टनरशिप हुआ, पार्टनर हुआ, फर्म हुआ या फर्म नेम हुआ। पार्टनरशिप के बारे में बोलता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। जब कुछ लोग आपस में मिलकर कुछ बिजनेस करने का सोचते हैं ताकि उनका मोटिव पैसे कमाना हो, प्रॉफिट्स अर्न करना हो, तो इस चीज़ को हम पार्टनरशिप बोलेंगे। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप में जो लोग सामने आकर एग्रीमेंट करते हैं उनको हम इंडिविजुअली क्या है, पार्टनर्स बुलाते हैं। दे आर बीइंग कॉल्ड एज पार्टनर्स। और कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। मान लीजिए 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग मिलकर रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने लगे। इंडिविजुअली तो ये पार्टनर है लेकिन कलेक्टिवली इसको फर्म बताएंगे। नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड, फर्म नेम। और ABC रियल एस्टेट अगर इसका नाम है तो ये इसका फर्म नेम हो जाएगा और इस सारी चीज को पार्टनरशिप बोलेंगे। सेक्शन 5 फिर उसके बाद ये बताता है कि पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। मान लीजिए फादर है, उसके 3 बच्चे हैं और ये मिल के कोई बिजनेस करते हैं, तो क्या हम इसको भी पार्टनरशिप बुलाएंगे? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप अराइज होती है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से। ये एक एसेंशियल चीज है एग्जाम के हवाले से। दैट पार्टनरशिप इज क्रिएटेड ओनली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। इसीलिए जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई बिजनेस होगा या बर्मीज बुद्धिस्ट वाइफ और उसका हस्बैंड कोई काम करेंगे एक साथ मिलकर, वो तब भी पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस। सेक्शन 6 हमें ये बताता है कि पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस है या नहीं, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसका मतलब 4 लोग अगर मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी या नहीं। इसमें एक्सप्लेनेशन 2 दी गई है। एक्सप्लेनेशन 1 में ये कह रहा है कि अगर आप प्रॉफिट्स
जो किसी प्रॉपर्टी से अराइज होते हैं वो आप शेयर करते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको पार्टनर्स नहीं बनाएगा। दूसरे में ये बता रहा है कि रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, ये भी इटसेल्फ उस बंदे को पार्टनर नहीं बनाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी है, दो भाई, इनकी एक शॉप है, शॉप से रेंट आती है, तो क्या हम इनको पार्टनर्स बोलेंगे? नहीं, इनको हम को ओनर्स बोल सकते हैं, पार्टनर्स नहीं। ठीक है, आगे चल के ये बता रहा है कि लेंडर ऑफ मनी हु लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स एंगेज्ड इन एनी बिजनेस। मान लीजिए ए जो है उसने 50,000 रुपीज एक फर्म को दिए। फर्म क्या करती है? फर्म बिजनेस कर रही है। इस 50,000 रुपीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है 6% का ईयरली इंटरेस्ट मिलता है ए को, तो क्या हम उस इंटरेस्ट के मिलने की वजह से ए को पार्टनर बता सकते हैं, पार्टनर डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं। बाय ए सर्वेंट और एजेंट एज रिम्यूनरेशन, अगर इसी फर्म का कोई सर्वेंट है जो इस फर्म के लिए काम करता है, क्या वो पार्टनर है? नहीं। विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर एज एन्युटी, इसका मतलब यह है कि फर्म के किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो फर्म क्या करेगी, उसकी विडो और जो उसका कोई बच्चा होगा उसके लिए क्या करेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया जाएगा जो एनुअली उस बच्चे या उसकी विडो को मिले। तो इस एन्युटी के मिलने की वजह से क्या हम उस विडो या चाइल्ड को पार्टनर बोल सकते हैं? नहीं। बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ ए बिजनेस एज ए कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल ऑफ शेयर देयर ऑफ, इस फर्म ने अगर कोई पिछला बिजनेस टेक ओवर किया तो क्या प्रीवियस ओनर पार्टनर बन जाएगा? नहीं। उसके बाद पार्टनरशिप एट विल, इसका मतलब जहां पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया हो कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी, उसको हम पार्टनरशिप एट विल बोलेंगे। नो प्रोविजन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। सेक्शन 8 फिर हमें बताता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ए, बी और सी अगर डिसाइड करते हैं कि हम एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद जो इनकी ये पार्टनरशिप है ये एंड होगी। इसी का मतलब हुआ ए पर्सन में बिकम ए पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, यानी कि कोई स्पेसिफिक काम ये कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप बनाएंगे और जब वो काम पूरा हो जाए तो इनकी पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी।